हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट। नोस्ट्रम मींस रामबाण। आज है 2 मार्च और सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ वही सीरीज आगे चलिए, जिसमें मैंने पूरा 40 दिन का टारगेट रखा है। 40 दिन में पूरी फिजिक्स को रिवाइज करेंगे। अगर आप अपना कीमती वक्त में से 10 मिनट निकाल सकते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। आपका प्यार हमारा विश्वास, सिलेक्शन आपके हाथ। आइए बच्चे, जैसे मैंने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस हो गया, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखो यहां से अगला कहता है द वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना इधर, द वेक्टर प्रोडक्ट। जब डॉट होता है तो कॉस होता है, जब क्रॉस होता है तो बच्चे साइन होता है, ठीक है जी। यस सर। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोलो बेटा क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। बोलो ये क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बोलो क्या होता है? ए बी साइन थीटा। और इसमें एन कैप भी जुड़ जाता है, याद रखना, यूनिट वेक्टर। अच्छा बेटा, यहां साइन आ गया, यहां कॉस आया। अच्छा बताओ, कॉस 0 कितने पे होगा? साइन 0 0, साइन 0 0, लेकिन ये साइन 0 पे होता है 0, और कॉस कितने पे होता है? 90 पे 0 होता है। अब सुनो मेरी बात, 90 पे इसका मान 0 होगा कि नहीं होगा? साइन 0 रखने पे इसका मान 0 होगा कि नहीं होगा? मतलब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाएगा, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो जाएगा, लेकिन कितने पर? साइन 0 पर, ये कॉस 90 पर, ठीक है। अच्छा, जब भी कभी 90 आए तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। यस सर। तो बेटा अगर तुम्हें बोल देना ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो बेटा उसका मान 0 आएगा, याद रखना। और अगर ना बोले तो करना और प्रूफ कर देना कि ले बेटा 0 ही आएगा। अगर उसने परपेंडिकुलर लंबवत बोला है तो समझ लेना डॉट के बारे में बोला है। और अगर उसने, भाई जब भी आ जाए 0, 0 का मतलब होता है पैरेलल। अगर उसने बोल दिया कि ए और बी वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब बेटा समांतर हैं, तो समझ जाना ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है। गहराई वाली बात बताई, समझ आ गई? तो जय हिंद और लाइक ठोक दो। क्या बात, बोलो बात समझ आई? ठीक है। वो कहते हैं ना कि ऊंटनी के दूध की दही ना जमा करती, कहते हैं ऊंटनी के दूध की दही ना जमा करती और लाइक देने में तुम्हारी सेहत घटाना करती। वाह 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 क्या बात। चलिए बेटा आइए, मजाक था आपका, दिल माने तो करो, लाइक नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो, अपने को क्या, अपने को तो फिजिक्स पढ़ानी है। अगर मैं बात करूं क्वांटिटीज दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डेफिनेटली नॉट वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं बात करूं वेक्टर। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, कोई भी राशि वेक्टर कब कही जाएगी? मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके साथ वो वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए, ये बात कह रहा है। अगर वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगी तो वो, जैसे मैं एग्जांपल दूं, गुरुजी एग्जांपल बताओ। मैंने कहा वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। बेटा लाडले इधर देखना, W जो है वर्क डन क्या होता है? मैंने कहा 20 जूल। बताओ ये मैग्नीट्यूड है? यस सर। अरे इसकी डायरेक्शन भी होती है, हाँ। वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है। बताओ नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होगी नहीं होगी? इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ है, फिर भी ये क्या करता है? ये वेक्टर जैसे डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, या वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे करंट की बात करूं, करंट बताइए, करंट होता है, मैंने कहा 20 एम्पियर। क्या 20 क्या है इसका मैग्नीट्यूड? क्या करंट की डायरेक्शन होती है? यस सर। कहां? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना जी सर। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये क्या है? स्केलर। अरे गुरुजी आपने तो ये भी झूठा बना दिया था, स्केलर भी ना होकर ये क्या होता है? टेंसर होता है। हाँ, तो करंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, याद रखना। चलिए इसी के साथ मैं करूं रेशो ऑफ डीएस ओवर डीटी। इसे क्या कहते हैं बेटा? एवरेज वेलोसिटी। बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, छोटे छोटे। एवरेज वेलोसिटी v1 v2, दो एवरेज निकाल देना, चेंज अपॉन में टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। क्लियर है? यस सर। अगला देखिए, नेक्स्ट इसी के साथ देखिए बेटा,
14 पॉइंट क्या कहता है, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस दोज टाइम इंटरवल अप्रोच जीरो। सुनो ध्यान से, एक वर्ड होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब होता है अचानक से, इंस्टेंटली, ठीक है जी। ताक्षणिक, बहुत कम टाइम के लिए जो होता है, बहुत कम टाइम के लिए अचानक से जो होता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं। अच्छा ये बेटा यहां लिमिट इस्तेमाल करते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, इस तरह की भाषा बोलते हैं। अगला देखिए, द रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, समय वेग परिवर्तन का समय अंतराल के साथ जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। बेटा टेंशन ना लें, अगर किसी बच्चे को ये पूरी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ ये वाली पूरी फिजिक्स की फैक्चुअल पॉइंट्स, 40 दिन का पूरा कोर्स जो आपका एक बार रिवाइज होगा वो वाला, साथ साथ में आप चाहते हो असाइनमेंट सेगमेंट मिलता रहे, मैंने बहुत डाले हैं। टेलीग्राम पे सिर्फ सर्च करना फिजिक्स बाय जितेश पाराशर और ज्वाइन कर लेना, वहां पीडीएफ दिख जाएगी। अगला क्या कहता है, कहता है मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुज टाइम इंटरवल अप्रोच जीरो। पूछता है कि इंस्टेंटेनियस ताक्षणिक का टाइम इंटरवल मतलब कितना होगा, समय अंतराल किसकी ओर होता है, शून्य की ओर। देखा ना, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। नहीं आई बात समझ? अगर तुमसे पूछ ले कि किसका टाइम इंटरवल शून्य की ओर होता है, मतलब टाइम इंटरवल किसकी तरफ होता है, अप्रोच करता है जीरो को, तो एक ही चीज है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस। नहीं समझे? समझ गए सर। अगर टाइम इंटरवल वेलोसिटी के साथ, टाइम इंटरवल वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहा है जीरो को, ओहो वेग के साथ लेगा, वेग अपॉन टाइम, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, ताक्षणिक त्वरण होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। अब क्लियर है सर? ठीक है बेटा, यस सर। अगला देखो, नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, एवरेज एक्सेलरेशन बात करते हैं, एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग ऑन अर्थ। अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, बेटा दो चीज होती है, एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक होता है स्मॉल जी। अगर कोई चीज अंडर ग्रेविटी आती है, पृथ्वी के पास एक अपना नेचर होता है, वो हर चीज को नीचे की ओर खींचती है, और जी उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पृथ्वी का हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। बोलो क्लियर है? यस सर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन बॉडी के होते हैं, बताओ, एक होता है इलास्टिक और एक होता है बेटा इन इलास्टिक। क्लियर है? अच्छा, कंजर्व होती है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, संरक्षित नहीं होती, किसमें, इन इलास्टिक में। ये पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन करे ना, ये समझने वाले हैं, किसमें संरक्षित होती है, किसमें कंजर्वेटिव होती है, इलास्टिक में किसमें कंजर्वेटिव नहीं होती। अच्छा, जर्नली इलास्टिक कोलिजन ऐसे दूर हो गए, इन इलास्टिसिटी नहीं आई, लचकता नहीं आई उनमें, और एक होता परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। याद रखना, परफेक्टली कभी कोई वर्ड होता ही नहीं है, हां, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक का दूसरा नाम प्लास्टिक है, याद रखोगे? यस सर। ठीक है जी, चलिए बच्चे, इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना एक बार। कहता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए कॉन्टैक्टिंग सरफेस अगेंस्ट द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नहीं है? यस सर। ये एक स्पर्श बल है, साथ साथ इसके साथ सुनो, ये एक रिलेटिव मोशन भी होता है, रिलेटिव मोशन पूछेगा, बताओ रिलेटिव मोशन। और पूछूं, फ्रिक्शन घर्षण से रिलेटेड पूछेगा, ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? डिफेंस में पूछा था, एनडीए में पिछली बार के एग्जाम में 4 नंबर का पूछा था। हाँ, तो बेटा ये है नॉन कंजर्वेटिव। अब गुरुजी, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? असंरक्षी कहते हैं बेटा ऐसे। देखो, कंजर्वेटिव वो होता है जो पाथ पर डिपेंड करता है, नॉन कंजर्वेटिव वो होता है, सॉरी, कंजर्वेटिव वो होता है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। समझो फिर से, संरक्षी बल वो होता है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। रास्ता कैसा है? जैसे कि ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण। लेकिन
अगर मैं बात करूं नॉन कंजर्वेटिव की, तो नॉन कंजर्वेटिव इनिशियल फाइनल पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में उसके पाथ पर भी डिपेंड करता है कि उसका रास्ता कैसा है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव, असंरक्षिबल। इसके साथ साथ एक एग्जांपल और दो, विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस। अच्छा बताओ शांता बल, बेटा बताओ विस्कस फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में क्या अंतर है? मेरी स्पीड का अंदाजा तुम समझ रहे होंगे, क्योंकि पूरी फिजिक्स रिवाइज करानी है सर आपको। हां जी, फ्रिक्शन फोर्स जो बच्चा पढ़ चुका है वो रिवाइज करे, जो पढ़ रहा है पहली बार सुने ध्यान से, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बताऊंगा बेटा, एग्जाम से रिलेटेड। बताओ फ्रिक्शन फोर्स किस में लगता है? सॉलिड में लगता है। लेकिन विस्कस फोर्स किस में लगता है? लिक्विड्स में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स एक फ्रिक्शन फोर्स ही है, घर्षण बल है, लेकिन वो किस में अप्लाई होता है? लिक्विड्स और गैसेस में। क्या बात। अगला लास्ट पॉइंट समझो ऐसे, व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो इन द एयर एनी डायरेक्शन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है 45 डिग्री से, तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करता है। बच्चे सुन लेना ध्यान से, यहां से पढ़ के जाओगे, इसकी मैक्सिमम हाइट देख के जाओगे, मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, आरमैक्स कितनी होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे पूछेगा टीएफ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, 4 रिजल्टेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। कर लोगे ना? यस सर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम। प्रोजेक्टाइल से जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि डिफेंस में सबसे ज्यादा यूज है इसका। आज कोई भी गोला, कोई भी तोप छोड़ा जाता है, वो मेकिंग एंगल 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज रखता है। पढ़ लोगे ना, यहां से जरूर पढ़ के जाना, इनके रिजल्टेंट बस। ठीक है जी, यस सर। ओके बच्चे, जय हिंद, जय भारत।